हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह। तो अगर हम लोग इसमें बात करें तो ब्रिटिशों की शोषणपूर्ण नीतियाँ, ब्रिटिशों की शोषणपूर्ण नीतियाँ, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ब्रिटिशों के द्वारा भारतीयों पे कई प्रकार के शोषण किए गए। जैसे कि आप कह सकते हैं कि प्लासी के युद्ध के पूर्व भारत में ब्रिटिश हस्तक्षेप की नीति का पालन करते थे और प्लासी विजय के पश्चात ब्रिटिश भारत में राजनीतिक शक्ति के रूप में अब उभरे। और यानी कि कहने का मतलब है कि भारत में ब्रिटिश अपना राजनीतिक नियंत्रण बढ़ा लिए और 18वीं सदी तक आते आते ब्रिटिशों ने बंगाल, अवध, हैदराबाद, मराठे, मैसूर पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया, जैसे कि हम लोग पीछे के लेक्चर में देख चुके हैं। और इसी दौर में 1857 के समय तक ब्रिटिशों द्वारा भारत का संपूर्ण अधिग्रहण कर लिया जाता है और इस अधिग्रहण के दौरान ब्रिटिशों ने भारत में प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया और उनकी शोषणकारी नीतियों ने, ठीक है, जैसे शासक, जमींदार, किसान, मजदूर एवं जनजातीय इत्यादि सभी को प्रभावित किया है। और इसी रूप में आप देख सकते हैं कि ब्रिटिशों के शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध में भारतीय जनमानस के प्रतिक्रिया होती है, यानी कि भारतीय जनमानस में रोष उत्पन्न होने लगता है और यही प्रतिक्रिया भारत में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करवाए थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग कई विद्रोह के कारण को भी जानेंगे, विद्रोह के कारण को जानेंगे, ठीक है। विद्रोह का ये वर्गीकरण हम लोग जानेंगे, विद्रोह का वर्गीकरण किस किस भाग में हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद आप देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश से अब ये अपना राजनीतिक नियंत्रण को क्या कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, यानी ब्रिटिश की अब यहाँ पे भूमिका अहम हो गई थी। साथ ही साथ इन्होंने भारत में राजनीतिक नियंत्रण भी बढ़ा दिया था, ठीक है, राजनीतिक नियंत्रण को भी नियंत्रण बढ़ा दिया, ठीक है। और 18वीं सदी तक अगर हम लोग देखें, ठीक है, यानी कि 18वीं सदी तक अगर देखें तो 18वीं सदी के अंत तक ब्रिटिश सबसे शक्तिशाली हो गए थे। ब्रिटिश सबसे शक्तिशाली हो गए थे, ठीक है। और यहीं पे आप देख सकते हैं कि ब्रिटिशों ने कई शोषणकारी नीतियां भी अपनाई हैं, कई शोषणकारी नीतियां भी अपनाई हैं, जैसे कि सहायक संधि हो गया, ठीक है, हड़प नीति हो गया। तो ये सब कई प्रकार की उन्होंने नीतियों को अपनाया है। अगर हम लोग विद्रोह का वर्गीकरण का बात करें, विद्रोह का वर्गीकरण, ठीक है, तो विद्रोह के वर्गीकरण को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है, ठीक है। यानी 1757 से 1857 के मध्य ब्रिटिशों के खिलाफ हुए विद्रोह को 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला है राजनैतिक धार्मिक आंदोलन, राजनैतिक धार्मिक आंदोलन, यानी कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा राजनैतिक धार्मिक आंदोलन हुआ था। इसके बाद फिर हम लोग जानेंगे निर्वासित शासकों के विद्रोह, शासकों के
विद्रोह के बारे में जानेंगे कि किन किन शासक को निर्वासित किया गया और उन्होंने कौन कौन सा विद्रोह किया। थर्ड में हम लोग जानेंगे कि निर्वासित शासकों के आश्रितों का विद्रोह, जो दूसरे पे आश्रित हैं उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, और यहीं से आप देख सकते हैं कि ब्रिटिशों के विरुद्ध ये सब जो आंदोलन हो रहा है इसके कई कारण हैं। ठीक है, यानी कि ब्रिटिशों के विरुद्ध होने वाले विद्रोहों के कारण यानी कि कई कारण से यह विद्रोह को देखा जा सकता है। जैसे कि भारत में ब्रिटिश शासन की प्रकृति, यानी कि पहले वो व्यापार करने आए, अब धीरे धीरे भारत में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो उनका अब नेचर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद सामाजिक एवं सांस्कृतिक मुद्दों में, ठीक है, मुद्दों में हस्तक्षेप, यानी कि भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों में भी ब्रिटिश अब क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो यह भी विद्रोह के कारण हो रहा है। और थर्ड में कह सकते हैं कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन की प्रकृति जो है शोषणकारी थी, जिसके कारण भारतीय जनमानस में गहरा असंतोष उत्पन्न हुआ और परिणाम स्वरूप विद्रोह हुए। ठीक है, सेकंड में आप देख सकते हैं कि ब्रिटिशों ने भारत के सामाजिक धार्मिक मुद्दों में हस्तक्षेप किया, जिसके कारण विद्रोह की स्थिति बनी। जैसे कि तीर्थ यात्रों पर प्रतिबंध लगाया गया, धार्मिक जो अनुष्ठान हो रहा था उस पर भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं। साथ ही साथ भारत में हुई सामाजिक धार्मिक आंदोलनों में भी विद्रोह में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे और भी कारण है, जैसे कि राजस्व व्यवस्था, यानी कहने का मतलब है कि ब्रिटिशों की भू राजस्व व्यवस्था अत्यधिक ही शोषणकारी थी, यानी बहुत ज़्यादा वो शोषण कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद कह सकते हैं जमींदारों एवं पॉलीगरों ने अपने अधिकार खोए। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि ब्रिटिश काल में कुछ जमींदारों और पॉलीगरों ने अपने पैतृक अधिकार गंवा दिए थे। ठीक है, और परिणाम स्वरूप उन्होंने भी कहीं कहीं विद्रोह को नेतृत्व दिया। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ में भारत में वैधानिक व्यवस्था, ठीक है, कहने का मतलब है कि भारत में ब्रिटिशों की कानून एवं न्याय की व्यवस्था पक्षपात तरीके से हो रही थी, जिसमें भारतीय जनमानस का विश्वास ब्रिटिश भारत में हासिल नहीं कर पा रहे थे, और ऐसी स्थिति में विद्रोह की स्थिति बन जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिएगा कि ईसाई धर्म प्रचारक, ठीक है, यानी कि वही धर्म ये सब का, तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने भारतीय धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया और धर्मांतरण करने का भी प्रयास किया, और इसी के फलस्वरूप देखते हैं कि भारतीय जन भावनाएं जो होती है आहत होती है, और ये भी एक विद्रोह का कारण बनता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे राजनैतिक धार्मिक
आंदोलन। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं राजनैतिक धार्मिक आंदोलन के बारे में। स्टार्ट करते हैं राजनैतिक धार्मिक आंदोलन। और इस राजनैतिक धार्मिक आंदोलन में हमें कई प्रकार के आंदोलन के बारे में जानेंगे, जैसे कि फकीर विद्रोह, फकीर विद्रोह। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। इसके बाद हम लोग जानेंगे पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह। इसके बाद हम लोग जानेंगे कूका विद्रोह, कूका विद्रोह। और राजनैतिक धार्मिक आंदोलन का सबसे लास्ट जो विद्रोह होता है वो होता है वहाबी विद्रोह। इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फकीर विद्रोह, फकीर विद्रोह। तो अगर फकीर विद्रोह के बारे में कहा जाए तो यह जो विद्रोह शुरू हुआ था यह 1767 से लेके, ठीक है, 1777 यानी 1776 से लेके 1777 तक स्टार्ट हुआ था। और ये शुरू हुआ था बंगाल में। कहाँ हुआ था? बंगाल में। ठीक है, और यह विद्रोह जो बोला जाए तो वास्तव में मुस्लिम संतों का एक समूह था, मुस्लिम संतों का एक समूह था। और यह विद्रोह पलासी के युद्ध के बाद शुरू हुआ, पलासी के युद्ध के बाद फकीर विद्रोह शुरू होता है, जिसके नेता मजनू शाह थे, मजनू शाह थे। ठीक है, और इन्होंने ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया, और इन्होंने ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया। ठीक है, इन्होंने ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया, जैसे कि तीर्थ यात्रा नीति, जिस पे टैक्स ये सब वसूल रहे थे अंग्रेज। इसके बाद क्या होता है कि मजनू शाह के बाद चिराग अली शाह फकीर विद्रोह के नेता बने। और इसी दौरान हिंदू नेताओं द्वारा समर्थन भी प्राप्त होता है, हिंदू नेताओं द्वारा समर्थन प्राप्त होता है, जैसे कि भवानी पाठक हो गए, ये सपोर्ट करते हैं। देवी चौधरानी हो गई, देवी चौधरानी, इन सभी ने इनका सहयोग किया। ठीक है, और साथ ही साथ इस फकीर विद्रोह को ब्रिटिशों ने 1777 में दबा दिया था। ठीक है, कब दबाया? 1777 में दबा दिया था। तो आप कह सकते हैं कि फकीर विद्रोह की शुरुआत बंगाल में 1776 से 77 में हुई। और वास्तव में यह विद्रोह मुस्लिम संतों का विद्रोह था। मुस्लिम संतों के एक समूह को ही क्या कह रहे थे? फकीर कहा जाता था। और यह विद्रोह पलासी के युद्ध के पश्चात होने वाला पहला सशक्त विद्रोह था। और इस विद्रोह के नेतृत्व मजनू शाह नामक नेता ने किया था। मजनू शाह ने बंगाल में ब्रिटिश नीतियों का भारी विरोध किया और ब्रिटिशों के द्वारा तीर्थ यात्राओं पे प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसे फकीरों ने
अपने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप माना। मजनू शाह के पश्चात इस विद्रोह को चिराग अली शाह ने नेतृत्व दिया और यद्यपि यह विद्रोह जो था मुस्लिम संतों का था, लेकिन हिंदू नेताओं ने भी इसे क्या दिया, समर्थन दिया। जैसे कि भवानी पाठक हो गए, देवी चौधरानी हो गई। विद्रोह को 1777 में दबा दिया जाता है। और इस समय जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, इस समय अगर गवर्नर जनरल का बात किया जाए, गवर्नर जनरल का, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स, इन्होंने दबाया था। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें दूसरे विद्रोह जिसका नाम है सन्यासी विद्रोह। ठीक है, इसके बाद कौन सा विद्रोह है? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह। तो अगर हम लोग सन्यासी विद्रोह के बारे में बात करें तो यह विद्रोह 1770 में ही हुआ और ये भी बंगाल में ही हुआ था। ठीक है, यह है सन्यासी विद्रोह। और अगर इसकी शुरुआत कहा जाए तो 1770 में, 1770 में बंगाल में आरंभ हुआ। बंगाल में आरंभ किया गया। ठीक है, और ये बंगाल अकाल से प्रभावित था। यह जो विद्रोह हुआ यह बंगाल अकाल से प्रभावित था। और ब्रिटिशों ने तीर्थ यात्रा पर भी प्रतिबंध लगाए थे। तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाए। ठीक है, इसके बाद सन्यासियों ने विद्रोह किया था। इसके बाद सन्यासियों ने क्या किया? विद्रोह किया। और शंकराचार्य, ठीक है, इसमें कौन आते हैं? तो इसमें शंकराचार्य अनुयायी रहते हैं, यानी ये नेता रहते हैं। ठीक है, और नागा एवं गिरी सन्यासियों ने बंगाल एवं अवध की सहायता से सेना बनाई। क्या बनाती है? सेना बनाई। ठीक है, और सन्यासी राजपूत एवं मराठों द्वारा समर्थन भी इन्हें प्राप्त होता है। ठीक है, साथ ही साथ देखा जाए तो इसमें तात्कालिक कारण भी बनते हैं। तात्कालिक कारण भी बनते हैं, जैसे कि ब्रिटिशों ने पवित्र स्थान की यात्रा पे रोक लगा दी थी। यात्रा पर रोक लगा दी, तो यह भी एक कारण बन गया। साथ ही साथ सन्यासी जो थे, सन्यासी ने ब्रिटिश फैक्ट्री को लूटा। इस विद्रोह के दौरान। ठीक है, और उन्होंने नगरों से कर भी वसूला था। और इन्होंने नगरों से कर वसूला। ठीक है, यानी सन्यासियों ने। साथ ही साथ देखने को मिलता है
कि ब्रिटिश एवं सन्यासियों के बीच, ब्रिटिश एवं सन्यासियों के बीच, सन्यासियों के बीच विवाद शुरू होने लगता है। ठीक है। और वारेन हेस्टिंग्स, कौन आते हैं? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा यह सन्यासी विद्रोह दबाया गया। ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा सन्यासी विद्रोह को दबाया गया और यहीं से आनंद मठ में यह कहानी वर्णित किया गया है। ठीक है। कहने का मतलब है कि सन्यासी विद्रोह का आरंभ जो है वह 1770 में बंगाल में हुआ था और इस समय बंगाल अकाल से प्रभावित था। तो ब्रिटिशों ने तीर्थ यात्रा पे प्रतिबंध लगाए थे और इसी परिणाम स्वरूप सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया। वास्तव में ये जो सन्यासी थे वो शंकराचार्य के अनुयायी थे और नागा एवं गिरी सन्यासियों ने बंगाल एवं अवध की सहायता से एक सेना बनाई। और इसी आंदोलन में आप देख सकते हैं कि सन्यासियों को राजपूत एवं मराठों का समर्थन प्राप्त था। और इस आंदोलन का तात्कालिक कारण जो है वो ब्रिटिशों ने पवित्र स्थान पर, ठीक है, भारतीयों को जाने पर रोक लगा दी थी, यह कारण हुआ। और यहीं से आपको देखने को मिलता है कि सन्यासियों ने, ठीक है, सन्यासियों ने उग्र होकर ब्रिटिश फैक्ट्रियों को लूटा। और इसी दौरान देखते हैं कि सन्यासियों ने नगरों से कर भी वसूला था और ब्रिटिश एवं सन्यासियों के मध्य, ठीक है, कई स्थानों पे हिंसक मुठभेड़ हुई और अंत में इस विद्रोह का जो दमन किया जाता है वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा दमन किया गया। और इस आंदोलन का अगर वर्णन हम लोग कहें, ठीक है, तो आनंद मठ के उपन्यास में, यह क्या है, तो उपन्यास है, उपन्यास में वर्णित किया गया है। और इसे लिखने वाले थे बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यह लिखा गया है। ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी कहिए या फिर इन्हीं को हम लोग कहते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो इनके द्वारा आनंद मठ के उपन्यास में ये सब वर्णित किया गया है। अब हम लोग जानेंगे अगले विद्रोह जिसे हम लोग पागलपंथी विद्रोह कहते हैं। बात करें पागलपंथी विद्रोह के बारे में तो यह 18वीं सदी के अंत में आरंभ किया गया, अंत में आरंभ हुआ। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ से देखें तो इनके जो मुख्य नेता थे, मुख्य नेता, इनका नाम करम शाह था, करम शाह। ठीक है। और इन्होंने अर्थ धार्मिक संप्रदाय पागल पंथ के संस्थापक थे। और इन्होंने पागलपंथी विद्रोह का विस्तार या उत्तर पूर्वी भारत और बंगाल में किया है, उत्तर पूर्वी भारत और बंगाल में किया है। साथ ही साथ इन्होंने समानता, भाईचारे एवं सत्य समर्थन की बात कही है। और करम शाह की मृत्यु के पश्चात, करम शाह की मृत्यु के बाद
टीपू ने इसे नेतृत्व दिया। टीपू ने इसे नेतृत्व दिया, ठीक है। और 1813 में अगर आप देखिएगा, 1813 में तो टीपू ने जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया था, ठीक है। और यहीं से आप देखिएगा कि 1840 में, ठीक है, कब 1840 में टीपू ने इसे दबाया, ठीक है। यानी 1840 में पागलपंथी विद्रोह को अंग्रेज दबा देते हैं। लेकिन इस समय अगर आप देखिएगा तो टीपू बहुत शक्तिशाली हो गया था। टीपू बहुत शक्तिशाली हो गया और इसी समय जज एवं कलेक्टर को नियुक्त किया गया था। जज एवं कलेक्टर को करते हैं अंग्रेज नियुक्त, ठीक है। जज हो गए, कलेक्टर हो गए, इन सभी को ब्रिटिश क्या करते हैं, अब नियुक्त करना शुरू कर देते हैं। इस आंदोलन का आरंभ देखा जाए तो 18वीं सदी के अंत में प्रारंभ होता है और इस विद्रोह के मुख्य नेता करमशाह थे। यहाँ पागलपंथ से अर्थ है कि एक ऐसा धार्मिक समुदाय जो भक्ति में लीन हो। और इस आंदोलन का विस्तार जो है वो उत्तर पूर्वी भारत एवं बंगाल में हुआ था। यह आंदोलन समानता, भाईचारे एवं सत्य के सिद्धांतों पर आधारित था और करमशाह के मृत्यु के पश्चात टीपू ने इसे नेतृत्व दिया। और 1813 में देखते हैं कि टीपू ने जमींदारों की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया और इस क्षेत्र में टीपू अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। और टीपू ने इस क्षेत्र में एक कमिश्नर, एक जज और एक कलेक्टर को नियुक्त किया, ठीक है। यहाँ पे कमिश्नर को भी क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। और 1840 में इस विद्रोह का दमन किया जाता है। 40 में ब्रिटिशों ने इस विद्रोह का क्या किया, दमन किया। ब्रिटिशों ने इस विद्रोह को दबा दिया, ठीक है। इसके बाद अगले विद्रोह के बारे में जानते हैं जिसे हम लोग कूका विद्रोह कहते हैं। कूका विद्रोह, तो ये भी राजनीतिक धार्मिक आंदोलन ही है, ठीक है। अगर हम लोग कूका विद्रोह के बारे में बात करें तो यह 1840 में आरंभ हुआ, ठीक है। आरंभ कब होता है, 1840 में। और इसकी प्रकृति अगर कहा जाए, प्रकृति, तो यह भी धार्मिक और राजनैतिक थे, धार्मिक और राजनैतिक थे, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो भगत जवाहर मल ने 1840 में पश्चिमी पंजाब से शुरुआत की। कहाँ से, पश्चिमी पंजाब से शुरुआत करती है ये कूका विद्रोह के लिए। और इन्होंने सियान साहब के नाम से भी, सियान साहब के नाम से भी इन्हें जाना गया, नाम से भी जाना गया। किन्हें जाना गया, भगत जवाहर मल को जाना गया। साथ ही साथ यहाँ पे ब्रिटिशों के पंजाब अधिग्रहण के बाद ये शुरू हुआ था। पंजाब अधिग्रहण के बाद शुरू हुआ, यानी कि जब ब्रिटिशों ने पंजाब को अपने अधिकार क्षेत्र में सहायक संधि के द्वारा मिला लिया, तब इसके बाद यह कूका विद्रोह शुरू होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य के अगर बारे में बात करें
मुख्य उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य था जाति प्रथा एवं भेदभाव, जाति प्रथा एवं भेदभाव का अंत, इनका मुख्य उद्देश्य है। और भगत के शिष्य यानी जवाहरलाल भगत के शिष्य बालक सिंह थे। बालक सिंह थे और इन्होंने अपना मुख्यालय पंजाब में बनाया, जहाँ पे हजारी है। ठीक है, हजारी कहाँ है? तो पंजाब में स्थित है। तो हजारी में बनाया और इनके जो मुख्य नेता हुए इस विद्रोह के मुख्य नेता तो राम सिंह कुका रहे। राम सिंह कुका, जिन्हें रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। ब्रिटिशों के द्वारा कहाँ निर्वासित कर दिया जाता है? रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। और यह जो कुका विद्रोह है, ब्रिटिशों ने इसे 1860 में समाप्त कर दिया। ठीक है, 1860 में इसे समाप्त कर दिया था। यानी कि कह सकते हैं कि कुका विद्रोह की शुरुआत 1840 में उत्तर पश्चिमी भारत में हुई। और इस आंदोलन की प्रकृति प्रारंभ में धार्मिक थी, लेकिन कुछ समय बाद यह राजनीतिक भी हो जाती है। और इस आंदोलन के प्रारंभिक नेता जो थे वो भगत जवाहरलाल थे। और भगत जवाहरलाल को सियान साहब के नाम से भी जाना गया। और 1849 में जब पंजाब का अधिग्रहण हुआ तो उसी समय यह युद्ध शुरू हुआ। और इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य रहा है वो जाति प्रथा एवं भेदभाव का अंत करना था। भगत जवाहरलाल के शिष्य का नाम बालक सिंह था और उन्होंने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। और कुका आंदोलन का जो मुख्य केंद्र है वो पंजाब के हजारी नामक स्थान पे था। और राम सिंह कुका इस आंदोलन को अत्यधिक विस्तार किए। और 1860 में ब्रिटिशों ने इस कुका विद्रोह का दमन किया और राम सिंह कुका को रंगून निर्वासित कर दिया। इसके बाद हम लोग अगले आंदोलन के बारे में जानते हैं, जिसे वहाबी आंदोलन कहते हैं। अगर हम लोग बात करें वहाबी आंदोलन के बारे में, तो मूलतः यह एक प्रकार का मुस्लिम सुधार आंदोलन था। मुस्लिम सुधार आंदोलन यह रहा है। ठीक है, साथ ही साथ इसका आरंभ सैयद अहमद राय बरेली के द्वारा किया गया था। राय बरेली के द्वारा किया गया था। और यह 1703 से 70 में अब्दुल वहाब से प्रेरित हुआ। यह आंदोलन था और यह सऊदी अरब से शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ? तो सऊदी अरब से। ठीक है, साथ ही साथ अगर वहाबी आंदोलन के संस्थापक भारत में कहे जाए तो अब्दुल वहाब थे, यानी कि वास्तविक संस्थापक। तो वास्तविक संस्थापक के बारे में बात करें तो अब्दुल वहाब थे। ठीक है, और सैयद अहमद ने पाश्चात्य ठीक है, पाश्चात्य प्रभाव को नकारा है। यानी कि अंग्रेजी शिक्षा ये सब को इन्होंने नकारा है।
और इन्होंने वकालत की। इन्होंने क्या किया था? वकालत। ठीक है, कहाँ पे? इस्लाम की शुद्धता, इस्लाम की शुद्धता पर केंद्रित था। इन्होंने वकालत भी किया और साथ ही इस आंदोलन का कई क्षेत्रों में विस्तार हुआ, जैसे कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ठीक है, केंद्रीय भारत, केंद्रीय भारत, इसके बाद कह सकते हैं उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, इन क्षेत्रों में इसका क्या हुआ? विस्तार हुआ। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पंजाब में इस्लाम का विस्तार, पंजाब में इस्लाम का विस्तार करना चाहते थे। ठीक है, यानी कि अब्दुल बहाव जो थे वो पंजाब में भी इसका विस्तार करना चाहते थे और 1830 में इन्होंने पेशावर को जीता, पेशावर को जीता। साथ ही साथ 1857 की अपेक्षा 1857 की अपेक्षा नियोजित था, यानी कि 1857 की क्रांति अगर देखा जाए तो वो कोई योजना नहीं थी, लेकिन यह जो वहाबी आंदोलन थी यह योजना रहित थी। ठीक है, साथ ही साथ देखा जाए तो 1831 में सैयद अहमद की मृत्यु हो जाती है, सैयद अहमद की मृत्यु हो जाती है, जिसके पश्चात वहाबी आंदोलन का केंद्र कहाँ बनता है? पटना बनता है। ठीक है, और इसकी जो प्रकृति सांप्रदायिक थी, इसकी प्रकृति कैसी थी? सांप्रदायिक थी। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि इसमें हिंदुओं का विरोध नहीं था, हिंदुओं का विरोध नहीं था, हिंदुओं का विरोध नहीं था। और इस आंदोलन के जो मुख्य उद्देश्य यह ब्रिटिश साम्राज्य का अंत था, ब्रिटिश साम्राज्य का अंत करना और साथ ही साथ मुस्लिम राज्य की स्थापना करना, मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। ठीक है, और इस आंदोलन में अगर देखा जाए तो कुछ अन्य नेता भी थे, अन्य नेता जैसे कि इनायत अली, ठीक है, विलायत अली, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस आंदोलन में कि वहाबी आंदोलन वास्तव में एक मुस्लिम सुधार आंदोलन था और इस आंदोलन को सैयद अहमद राय बरेली के द्वारा भारत में प्रारंभ किया गया। वास्तव में यह आंदोलन सऊदी अरब के मुस्लिम संत अब्दुल बहाव से प्रेरित था, जो कि 1703 से 1770 के बीच चल रहा था। और इस आंदोलन के वास्तविक संस्थापक कहा जाए तो अब्दुल बहाव थे। इनकी विचारधारा मुस्लिम धर्म की पूर्ण स्थापना से संबंधित थी। सैयद अहमद ने भारत में इस्लाम पर पाश्चात्य प्रभाव को रोका था और इन्होंने इस्लाम की शुद्धता पर ध्यान केंद्रित किया। और इस आंदोलन के प्रभावित क्षेत्र थे उत्तर पश्चिम क्षेत्र, केंद्रीय भारत क्षेत्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र, ठीक है। और सैयद अहमद पंजाब में इस्लाम धर्म का विस्तार करना चाहते थे और इसी क्रम में उन्होंने 1830 में पेशावर को जीता और पेशावर में स्वयं के सिक्के भी संचालित उन्होंने किए हैं।
अधिकतर इतिहासकारों का यह मानना है कि वहाबी आंदोलन जो है 1857 के विद्रोह की अपेक्षा अधिक नियोजित एवं संगठित थी, यानी इसमें एकता था। और 1831 में सैयद अहमद राय बरेली की मृत्यु हो जाती है और इनके मृत्यु के पश्चात अब इस आंदोलन का केंद्र पटना बन जाता है। और इस आंदोलन की प्रकृति सांप्रदायिक तो नहीं थी, ठीक है, यानी इस आंदोलन की अगर प्रकृति लिया जाए तो सांप्रदायिक ही थी, परंतु इसमें कभी भी हिंदुओं का विरोध नहीं किया। और इस आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य का अंत, मुस्लिम राज्य की स्थापना। और इस आंदोलन के नेता थे जैसे इनायत अली एवं विलायत अली। तो यहाँ से हम लोग का राजनैतिक धार्मिक आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो अब हम लोग जानेंगे निर्वासित शासकों के द्वारा किया गया विद्रोह, ठीक है। लोग बात करते हैं निर्वासित शासकों द्वारा किया गया विद्रोह। तो इस श्रृंखला में अगर कहा जाए तो दो प्रमुख आंदोलन है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 3 आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दो प्रमुख आंदोलन, लेकिन यहाँ पे हम लोग 3 के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले पॉलीगर आंदोलन के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे बेलूपंथी आंदोलन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में चलिए अब हम लोग जानते हैं कि यह कैसा विद्रोह था। बात करें पॉलीगर विद्रोह के बारे में तो इसकी शुरुआत, ठीक है, इसकी शुरुआत तमिलनाडु से होता है। कहाँ से होता है? तमिलनाडु। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसकी शुरुआत कहाँ से होता है तो तमिलनाडु से होता है। और यह जो शुरुआत था तो ये पॉलीगर तमिलनाडु के जमींदार लोग थे, ठीक है। कौन थे? जमींदार लोग थे। और इन्होंने विद्रोह को दक्षिण भारत का विद्रोह भी इन्हें कहा जाता है। दक्षिण भारत का इन्हें विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। यानी इसका कहने का मतलब है पॉलीगर आंदोलन में कि इसकी शुरुआत तमिलनाडु के जमींदारों के द्वारा की गई थी ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ, क्योंकि जमींदारी प्रथा यहाँ से धीरे धीरे अब हट रही थी और वो लोग अब किसानों से डायरेक्ट टैक्स ये सब वसूल रहे थे, जिसके कारण यहाँ से पॉलीगर में क्या होता है, तमिलनाडु में वहाँ के लोगों में आक्रोश आ जाती है और जमींदार लोग ब्रिटिशों के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। अगर हम लोग बात करें बेलूपंथी आंदोलन, ठीक है, और इसकी शुरुआत होती है पॉलीगर आंदोलन का 1795 से लेके 1805 तक चलता है, ठीक है। अगर हम लोग बेलूपंथी आंदोलन के बारे में बात करें तो यह आंदोलन 1808 में शुरू होता है जो कि 1809 तक चलता है। तो अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो यह आंदोलन की शुरुआत, ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत ट्रावनकोर से शुरू होती है। अब कहिएगा कि यह ट्रावनकोर कहाँ है, तो यह केरल में स्थित है। कहाँ है? केरल में, ठीक है। और इसके जो नेता अगर बारे में बात करें, नेता के बारे में, तो इनके नेता थे दीवान बेलूपंथी जी, इसके नेता थे। और इसका कारण जो बना, ठीक है, बेलूपंथी का जो कारण बना, यह कारण बनता है सहायक संधि के लिए मजबूर करना। सहायक संधि के लिए मजबूर
करना, यह कारण बनता है बेलूपंथी आंदोलन के लिए। ठीक है, और इसी अभियान में बेलूपंथी घायल हो जाते हैं और घायल होने के बाद दीवान बेलूपंथी को फांसी पे लटका दिया जाता है और इस तरीके से यह आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद अगर बात करें कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह के बारे में, तो इस विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी यह कर्नाटक में हुई थी। कहाँ से? कर्नाटक से शुरू हुआ। ठीक है, और कर्नाटक से कहाँ? तो कित्तूर नामक राजा थे। कित्तूर नामक राजा थे, कहाँ के? कर्नाटक के। ठीक है, तो इन्होंने राजा की विधवा के द्वारा यह शुरू किया गया था, यानी कि कित्तूर जो राजा रहते हैं तो ये मर जाते हैं और इनकी जो विधवा पत्नी रहती हैं, विधवा, इनके द्वारा यह आंदोलन की शुरुआत की जाती है। तो कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह कोई खास विद्रोह नहीं है, यहाँ पे मेन हम लोग को याद रखना है पॉलीगर आंदोलन और बेलूपंथी आंदोलन। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि निर्वासित शासकों के आश्रितों के द्वारा कौन कौन से आंदोलन हुए थे। तो चलिए इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग बात करें निर्वासित शासकों के आश्रितों के द्वारा आंदोलन, तो इसमें 3 आंदोलन हुए हैं, 3 आंदोलन, और ये तीनों आंदोलन VVI हैं। ठीक है, पहले आंदोलन के बारे में हम लोग जानेंगे रामोसी आंदोलन। रामोसी आंदोलन, तो चलिए यह रामोसी आंदोलन क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो रामोसी मराठा सेना और पुलिस सेना में निम्न पदों पे कार्यरत थे। ठीक है, मैं यहाँ पे इनके बारे में लिख देती हूँ। रामोसी मराठा सेना और पुलिस में निम्न पदों पर कार्यरत थे। ठीक है, और 1822 में कहा जाए, 1822 में महाराष्ट्र से, ठीक है, सतारा से आरंभ किया जाता है। और रामोसी आंदोलन के बारे में कहा जाए तो रामोसी आंदोलन का नेतृत्व चतुर सिंह के नेतृत्व में किया गया था। चतुर सिंह के नेतृत्व में किया गया था और इसके कारण को अगर बोला जाए तो टैक्स की जो दर थी वो बढ़ा दी गई थी और 1826 में उमा जी के नेतृत्व में यह आंदोलन दोबारा किया गया। ठीक है, और इसी के बीच में देखिएगा कि अकाल पड़ने लगी और इसी अकाल पड़ने के कारण इस विद्रोह को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें दूसरे आंदोलन जिसे गडकरी आंदोलन कहते हैं, गडकरी आंदोलन, तो गडकरी आंदोलन के बारे में अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो आंदोलन के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के कोल्हापुर क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, साथ में गडकरियों के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, गडकरियों के नेतृत्व में यह आंदोलन किया जाता है और मराठों के आनुवंशिकीय नौकर थे। आनुवंशिकीय कौन थे? नौकर थे, जिन्होंने यह आंदोलन ब्रिटिशों के खिलाफ किया। और दादा कृष्णा
ठीक है, दादा कृष्णा पंडित के द्वारा गडकरी आंदोलन आरंभ किया गया था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो तीसरा आंदोलन आता है जिसे कहते हैं सावंतवादी आंदोलन। ठीक है, सावंतवादी आंदोलन। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं कि सावंतवादी आंदोलन क्या होता है। तो अगर हम लोग रामोसी आंदोलन के बारे में बात करें तो यह सबसे पहले 1820 में शुरू किया गया था, लेकिन बीच में फिर उमा जी के द्वारा इसे 1825 से 26 के बीच में दोबारा शुरू किया जाता है। गडकरी आंदोलन के बारे में कहा जाए तो इसे 1844 में शुरू किया जाता है। ठीक है, और सावंतवादी आंदोलन के बारे में कहा जाए तो भी 1844 में ही शुरू किया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग ये सावंतवादी आंदोलन का शुरुआत के बात करें तो यह महाराष्ट्र के रत्नागिरी से शुरू किया गया, जिसके प्रमुख नेता फोन सावंत है। ठीक है, फोन सावंत थे और यह दक्षिण भारत के कुछ किलो को जीत लिया था। ठीक है, जीत लिया। कौन जीत लिया? तो फोन सावंत जी, इन्होंने जीत लिया था। साथ ही साथ देखा जाए तो ब्रिटिशों के द्वारा 1845 में विद्रोह को दबा दिया जाता है। ठीक है, विद्रोह को दबा दिया गया। तो आप इस तरीके से देखते हैं कि ब्रिटिश जो होते हैं धीरे धीरे अपने खिलाफ होने वाले सारे विद्रोहों को वो दमन करना शुरू कर देते हैं। तो इस लेक्चर में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होने वाले सारे विद्रोहों को हमने देख लिया। अगले लेक्चर में हम लोग जनजातीय विद्रोह को जानेंगे कि जनजातीय कैसे ब्रिटिश से लड़ते हैं और अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश करते हैं। और यहीं से हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे कई प्रकार के सामाजिक धार्मिक सुधार भी होने लगेंगे और एक भारतीय लोगों में एक नई चेतना जागेगी, जिससे हम राष्ट्रवादी चेतना कहते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे।